आइए, आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक तरीके से करंट का टॉपिक है, लेकिन उस करंट के टॉपिक को भी हमने कैसे करना है इससे आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति की। और उपराष्ट्रपति की हम क्यों बात करने जा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, अखबारों के अंदर आपने पढ़ा होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ और जया बच्चन जी, इनके बीच में एक तीखी नोक-झोंक हुई और उस नोक-झोंक को लेकर ये बात उठी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। अब ये जो घटना है ये इस उपराष्ट्रपति को क्या करती है, इंपॉर्टेंट बना देती है। लेकिन अब आप वही बातें हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि ये तीखी नोक-झोंक किनके बीच में हुई थी, तो वो उपराष्ट्रपति पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब उपराष्ट्रपति पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, फिर ये अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है, कैसे पारित होता है, कैसे हट सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी। आइए हेडिंग डाल दीजिए उपराष्ट्रपति। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। इसमें लिखिए भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। ये अच्छी लाइन है। भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 63 के अंदर। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। फिर इसमें लिखिए ये राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति होता है। फिर लिखिए सदनों का सदस्य, ठीक है, मेंबर ऑफ हाउसेस। बताइए किसका होता है ये, कल मैंने बताया था ना आपको, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये ध्यान रखना, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, लेकिन फिर भी ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो आपके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसका सदस्य नहीं करता है। चलिए अब आइए पेमेंट, इसका पेमेंट कितना होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेतनमान, इसका वेतनमान होता है 4 लाख रुपए, ठीक है ना, ये पर मंथ होता है, ध्यान रखना, पर ईयर मत कर देना। आइए 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है यहां से, अकेले 4 लाख से काम नहीं चलेगा। हमारे ज़माने में जब ये क्वेश्चन आते थे तो राष्ट्रपति का वेतन पूछ लिया जाता था, तब ये 50,000 उसका वेतन होता था, वो खूब आता था वो क्वेश्चन, वो लगभग हर एग्जाम में मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, ये थोड़ी सी इसको क्या विस्तार देने लग गए। कैसे? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कहाँ से दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है लिख दीजिए भारत के संचित निधि से दिया जाता है। याद कीजिए मैंने आपको राष्ट्रपति करवाया था तब मैंने संचित निधि के बारे में आपको बताया हुआ है। संचित निधि से दिया जाता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड एक फंड होता है, ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है। और इससे यदि पूंजी निकालनी हो, पैसा निकालना हो, मनी निकालना हो, धन निकालना हो, तो ये अधिकार किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। इसी तरीके से एक निधि होती है आकस्मिक निधि,
जिसको हम कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, उससे पूंजी निकालने का, धन निकालने का, मनी निकालने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। वो उसका उल्लेख आर्टिकल 267 के अंदर है। ये सब बातें आपको बताई हुई है, यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखो ये। अब ये बात आती है, जैसे आप बताइए उपराष्ट्रपति की पेमेंट कितनी होती है? कितने? 4 लाख। आप बताइए। 4 लाख पर मंथ। आप बताइए। 4 लाख। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की कोई पेमेंट नहीं होती है। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतनमान नहीं होता है। आपके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उपराष्ट्रपति अपना वेतन किस रूप में लेता है, किस फॉर्म में लेता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। वो राज्यसभा का सभापति होता है, इस कारण से उसको पेमेंट मिलता है। समझे ना बात को? ये आया हुआ है, इसलिए थोड़ी सतर्कता बरतें, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। अर्थात इट मीन्स, अर्थात भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतनमान नहीं है। अंडरलाइन, उपराष्ट्रपति का वेतनमान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। तो इसी पर क्वेश्चन बना हुआ है कि ये किस रूप में वेतन लेता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। वो राज्यसभा का सभापति होता है, उस रूप में काम करता है, इस कारण से उसका वेतन है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिख दीजिए, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले लिखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लिखिए, मिनिमम एज, मिनिमम एज ये होती है 35 ईयर, मिनिमम एज। अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। या आप ऐसा भी कह सकते हो अनिश्चित, संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में, कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना? मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, जिसका चुनाव होता है, जो चुनाव जीत कर जाते हैं, उनकी कोई अधिकतम आयु नहीं होती है, मैक्सिमम एज उसकी नहीं होती है। मैक्सिमम एज उसी की होती है जो पढ़ता लिखता है, नौकरी लगता है, उसकी मैक्सिमम एज होती है। रिटायर वो होता है, नेता कभी रिटायर नहीं होता जी, कभी रिटायर नहीं होता। अब ये समय समय पर ऐसे कानून बनाते रहते हैं, तो ये भी एक कानून होना चाहिए ना, भी नेता इसमें रिटायर हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया था कि ये ओल्ड मैन, ये सलाह देंगे, साइड में कर दिया था। अब अगले 1-2 साल में वो खुद 75 साल के हो रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं नहीं उठेंगे वो, क्योंकि नियम खुद पे लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। ये चीजें हैं, तो ओल्ड मैन हो जाता है आदमी। लेकिन अब देखते हैं ओल्ड मैन खुद पे लागू होता है कि नहीं होता है।
और खुद पे यदि लागू कर दिया तो अविस्मरणीय हो जाएगा, बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी, अच्छी बात होगी, इसको फॉलो किया जाएगा, फिर माना जाएगा कि हाँ ये बढ़िया है। लेकिन ये जहाँ तक जितना मैं समझता हूँ होगा नहीं, ये होगा नहीं। खैर जो भी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। नेताओं के लिए कुछ नहीं। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, मतलब लगभग 115, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 100 से तो ऊपर ही है, आंकड़ों में इधर उधर हेरा फेरी हो सकती है मेरे। 115 एमएलए एमपी है जो रेप केस में है। मेन पृष्ठ पे आया था, ये कल परसों की बात है। 115 एमएलए एमपी, और सबसे ज्यादा किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। समझे ना, सबसे ज्यादा ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बीजेपी कांग्रेस या जो भी है, लेकिन ये समझने वाली बात है, जीरो टॉलरेंस नीति। तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं, ये सवाल खड़े होते हैं, इनका जवाब चाहिए होता है जनता को। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मोदी जी बैठे हैं तो कोई बात नहीं, सेफ है। ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। अब जो 115 है वो वहां बैठे हैं कुर्सी पे, और वो हमारे विकास के लिए चर्चा करते हैं। सोच के देखिए क्या चल रहा है मामला। वो कानून बनाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बड़ा एक जब हम विचार करते हैं ना, तो हम सोच नहीं पाते हम चले किस तरफ, किसकी माने हम। बड़ी दुविधा आ जाती है हमारे सामने, और हम इसमें कोई एनालाइज नहीं कर सकते, कोई एनालाइज नहीं कर सकते। अभी आरक्षण का मुद्दा उठा, क्रीमी लेयर होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। आप जानते हो कॉलेजियम सिस्टम के तहत वहां पर नियुक्ति होती है जजों की। कॉलेजियम सिस्टम जो उनका खुद का ही सिस्टम होता है, मतलब वो चाहेंगे उसी को लेकर आएंगे वो। तो सबसे ज्यादा आरक्षण तो वहां है, लेकिन वहां कोई बात नहीं उठती, कोई बात नहीं उठती। खैर कभी विचार किया करो इन चीजों पर, तो आपको पता लगेगा कि आप रहते कहां हो। हाँ इतना जरूर है, बदलने की ताकत हम में ही होती है, और पूरा बदल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी समस्याएं क्या है, हम चलते किस तरफ है, हमारी सोच क्या है। जिस दिन आप ये सोचने लग गए कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा, उस दिन नौकरी तो नहीं लग सकते, नौकरी तो नहीं लग सकते। हिंदू धर्म की रक्षा होगी या नहीं होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन आपकी असुरक्षा हो जाएगी, ये तय है, ये तय है। तो नौकरी लग के कुछ कर लो यदि कुछ न्यायालय करना चाहते हो तो, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है, वो इतनी आसान नहीं होती वो चीजें। तो थोड़ी सी बातें हैं ना, मैं ये कहता हूं कि अखबार वगैरह देखते हो ना, थोड़ा यहां पर जोर डाला करो, समझा करो, और थोड़ा सा भी आप में यदि क्षमता होगी, एक विरोध भी आपने कर दिया तो मान के चलना सब हो जाएगा। बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी के नाम पर सीटें कम मिली, यही हुआ था ना कारण, बीजेपी को सीटें कम मिली बेरोजगारी के कारण। अब देखो नौकरियां ही नौकरियां, ये प्रभाव होता है। अब यदि आप 400 पार कर देते तो एक भी नौकरी आपकी आ जाती तो मेरे कह देगा, क्योंकि उनको पता लग जाता है इनको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं तो वे देनी ही क्यों। तो थोड़ा सा है ना अपने दिमाग को देखा। मैं ये नहीं कहता किसी का विरोध अच्छा बुरा सब में होता है, ऐसा नहीं है, हम किसी पार्टी विशेष की वैसे बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जिसको भेज रहे हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए कानून बनाते हैं, जिससे हमारा देश की सुरक्षा व्यवस्था, विकास, प्रोडक्शन ये डिपेंड करता है, तो हमारा थोड़ा बहुत तो सोचने का एक लिहाज बनता है। ऐसे नहीं है कि हम उसको दरकिनार कर दें, ऐसे नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो अधिकतम आयु अनिश्चित होती है, तो याद रखने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी नेता का किसी का ही पूछ लो, राष्ट्रपति से लेकर पंच तक, सबसे नीचे जो होता है जो पंच होता है, और सबसे ऊपर जो नेतृत्व करता है राजनीतिक नेतृत्व, वो राष्ट्रपति होता है। इनकी अनिश्चित आयु होती है अधिकतम।
ठीक है। और जो भी जज है ये बेचारे पढ़ लिख कर जाते हैं, कैग होता है, आईएएस वगैरह होते हैं, ये सचिव होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी अधिकतम न्यूनतम 62, 60, 59, 65, 70 ये चलती रहती है। आइए चौथा लिखिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आइए अब आइए चुनाव। चुनाव कैसे होता है? देखो अब यहां मैं चुनाव की बात नहीं करने जा रहा हूं। चुनाव मैंने आपको राष्ट्रपति के संबंध में बता चुका हूं, लगभग राष्ट्रपति के समान होता है, लगभग। ध्यान रखना, मैं लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लगभग, पूरा नहीं। इसमें जो पद्धति होती है, मेथड होता है, ये आप ध्यान रखें जरूर। एक तो इनडायरेक्ट होता है, साथ साथ लिखते जाना, इनडायरेक्ट। एक वही होता है इसके अंदर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सेम वही प्रोसेस है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इनके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। राष्ट्रपति के संबंध में मैंने पूरी डिटेल लिखवा भी दिया था। कल भी मैंने राज्यसभा के संबंध में बात की थी, तो हो गई थी ये सारी। चले आइए, इसमें लिखिए 20 प्रस्तावक, इसको बोलते हैं प्रपोजर, वह 20 अनुमोदक, इसको कहते हैं सपोर्टर होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। होने चाहिए ये, ठीक है। मतलब इनके साइन होते हैं। ये कौन होते हैं? ये एमपी होते हैं, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मतलब इतने होने चाहिए। आप लिख सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से आप और मैं नहीं हो सकते, ठीक है ना। जो सांसद होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, वो मतलब जो इनका चुनाव करते हैं, क्योंकि हम तो करते नहीं, फिर चुनाव करता कौन है? मतलब इसका निर्वाचक मंडल कौन होता है? निर्वाचक मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रल कॉलेजियम, इसको स्पेशली आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। मतलब इसका चुनाव करता कौन है, चुनाव में कौन भाग लेते हैं। चले, इसमें जो भाग लेते हैं लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। कई बार इसके स्थान पर ऐसे लिख देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सही है, गलत है? एक ही बात है भाई। पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ये भाग लेते हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब इसमें देखो मनोनीत भी होते हैं,
जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भी होते हैं इसके अंदर सारे। पीटी उषा वो भी निर्वाचन करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों होते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं इसके अंदर। समझे बात को? ये इसकी सबसे खास बात है। अब देखो, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यही कॉलम आता है आपके ऑप्शन में आता है। विधानसभा के सदस्य मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। चले, आइए, ये हो गया इसका चुनाव। नेक्स्ट लिखिए टेन्योर, कार्यकाल। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। शपथ, ओथ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ओथ, शपथ। इस शपथ के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 69, इसको थोड़ा सा टिक करें। ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है। इसका कारण ये होता है कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, इनकी शपथ का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची 3rd शेड्यूल में नहीं है। इस कारण से इसको पूछ लिया जाता है। और ये जो शपथ दिलाता है इनको, ये दिलाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। चले, कैसी शपथ लेते हैं लिख दीजिए। ये संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन, निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी, निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। चले, आइए, ऐसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ कब माना जाता है। उसके शपथ लेने से उसका कार्यकाल चालू होता है। लिख दीजिए, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ, स्टार्टिंग ऑफ टेनर, कार्यकाल का प्रारंभ उसके शपथ लेने से माना जाता है। जब वो शपथ लेगा जिस दिन, उसी दिन से उसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, त्यागपत्र, रिजाइन। रिजाइन किसको देता है? ये त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। चले, आइए, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? एड्रेस।
किसको एड्रेस करता है त्याग पत्र? एड्रेस करने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है इसका एड्रेस करने का? जैसे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, समझे ना बात को? आप स्कूल में जब पढ़ते थे तो कई बार आपको छुट्टी की आवश्यकता होती, ठीक है ना? तो छुट्टी की जब आपको आवश्यकता होती थी तो आप क्या लिखते थे? श्रीमान प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य, मैं आज बीमार हो गया हूं, मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, नीचे नाम लिखते थे। फिर ये किसको देते थे? ये दोस्त को देते थे कि यार दे देना यार, समझे? लेकिन आपने ये कहा किसको है? प्रधानाचार्य को। क्यों कहा है? क्योंकि आप उसके स्कूल में हो, समझे ना? दिया तो दोस्त को है आपने, तो यहां तो देने का काम तो राष्ट्रपति हो गया, लेकिन जो संबोधित करेगा ये उसको करेगा जिसका ये काम करता है। अब फिर सवाल पैदा हो गया, ये काम किसका करता है? उपराष्ट्रपति काम क्या करता है? किसका वेतन लेता है ये? मतलब ये राज्यसभा के सभापति का वेतन लेता है ना, काम तो यही करता है। तो इस्तीफा तो इसने इस काम से दिया है ना, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, राज्यसभा के सभापति का काम करता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है, जो भी खुद है, तो ये स्वयं को ही संबोधित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उसमें दे दिया तीसरा ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। यार क्या बेवकूफ समझा है क्या? ये थोड़ी होगा, जबकि होता वही है, होता वही है। समझे बात को? क्योंकि वो एड्रेस करने का बात कर रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाए कि देता किसको है, फिर राष्ट्रपति आएगा। क्वेश्चन को करने से पहले देख लेना पूछ क्या रहा है। तो इसमें लिख दीजिए त्यागपत्र राष्ट्रपति, नीचे लिख दीजिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। चलें, होगी बात सारी? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। चलिए, अब इसको हटाना है हमने, लेकिन हटाने से पहले हमें ये बात करनी है कि जैसे राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, या तो उसकी डेथ हो जाए, निधन हो जाए, या वो इस्तीफा दे दे कार्यकाल के दौरान, टेन्योर के दौरान, इसके बीच में इस्तीफा दे दे, तो राष्ट्रपति का कार्यभार, कार्यभार का मतलब होता है वर्कलोड, जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संभालता है, ध्यान रखना। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, कब तक संभालेगा? ये केवल 6 महीने तक ही संभाल सकता है, 6 महीने तक। तो 6 महीने तक ये राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन कार्यवाहक, एग्जीक्यूटिव। वैसे नहीं होता है, संभालता है, वो है नहीं इसलिए संभाल रहा है। ये लिस्ट में नहीं आएगा, राष्ट्रपति की लिस्ट में कि ये राष्ट्रपति चुने गए थे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो संभालता है। तो 6 महीने तक ही संभाल सकता है, और 6 महीने तक वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। वो जो भी काम करेगा, जो भी कानून बनाएगा, सब मान्य होंगे। मतलब राष्ट्रपति की जो भी सुख सुविधा है, सबका उपभोग करता है ये, वेतन वगैरह सब उसको वही मिलता है। अब इस स्थिति में उपराष्ट्रपति नहीं है,
ठीक है, अब आप कहोगे तो फिर अब क्या करें, क्योंकि उपराष्ट्रपति का काम ही यही होता है कि वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार को संभाले, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तो इस स्थिति में राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, ये तो हो नहीं सकता, दो पद तो एक साथ कैसे रखेगा। तो इस स्थिति में राज्यसभा का सभापति जो होता है उसका कार्यभार राज्यसभा का उपसभापति संभालता है। तो कुछ बातें हैं, लिख दीजिए, स्टार डाल के लिख दीजिए। लिखिए, यदि उपराष्ट्रपति का, पहले इसको लिख दो, हाँ मैं लिखा दूंगा, लिखो, या ऐसे लिखो, यदि राष्ट्रपति का, इसी को लिख लो, चलो पहले, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है या वह त्याग पत्र दे देता है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है या वह त्याग पत्र दे देता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट, जिसकी अधिकतम अवधि, मैक्सिमम टाइम पीरियड, जिसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने होती है। आता है ये क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को कितने समय तक संभाल सकता है, 6 महीने तक, जिसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस टाइम पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। जो भी फैसिलिटीज होती है ना, उनका कंजप्शन करता है वो। सभी सुख सुविधाओं का उपभोग मतलब कंजप्शन करता है। चले, नई लाइन से और लिखिए, इस स्थिति में राज्यसभा के सभापति का कार्यभार राज्यसभा का उपसभापति संभालता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यभार राज्यसभा का उपसभापति संभालता है। समझ में आई जी बात सारी? ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। अब हम हटाएं कैसे? तो हम हटा सकते हैं उपराष्ट्रपति को। अब जो करंट में चर्चा है वो ध्यान रखनी है, लिख दीजिए, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ध्यान रखें, आर्टिकल 67। बेटा इस आर्टिकल को आप लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया है मैंने आपको, भूल के भी मत भूल जाना। इसको करंट से जोड़कर पूछेगा आपसे। 67, अभी जो आप सुन रहे हो ना कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हटाएंगे, वो सारी प्रक्रिया इसके अंदर है। तो आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए कि कब हटा सकते हैं। तो ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है, लॉयल्टी की शपथ लेता है, तो इस कारण से संविधान का उल्लंघन करने पर ही इसे हटाया जा सकता है। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए, जब उपराष्ट्रपति
संविधान का उल्लंघन करता है मतलब इसको तोड़ता है। संविधान का उल्लंघन, डिसरेस्पेक्ट भी कह सकते हो, डिसरेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करता है तो इसे हटाया जा सकता है। तो इसे हटाया जा सकता है। चलें, आइए देखो, जब आपके एग्जाम में आता है तो इसमें क्या होता है, यहां थोड़ी सी लाइन छोड़ना है, इससे मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना, कुछ चीजें लिखाऊंगा यहां पर, आपसे खुद से बुलवाऊंगा मैं, कैसे हटा सकते हैं इसको। तो ध्यान रखना, एक लाइन लिखिए, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखना, लिख दीजिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव, प्रपोजल, केवल राज्यसभा पेश कर सकती है। केवल राज्यसभा मतलब लोकसभा को यह अधिकार नहीं है, केवल राज्यसभा पेश कर सकती है। केवल राज्यसभा पेश कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये आर्टिकल 67 में बात लिखी हुई है ये, कि केवल राज्यसभा हटा सकती है, लोकसभा का कोई लेना देना नहीं होगा। अब होगा कैसे, आइए ध्यान से रखिए, इधर देखो, इधर समझो एक बार, इधर देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव, प्रपोजल, ये कोई प्रस्ताव है, ठीक है। पहली बात तो इसको कौन पेश कर सकता है, रिप्रेजेंट कौन करेगा इसको, राज्यसभा। ये क्या, ये बात समझ में आ गई। ये राज्यसभा पेश करती है, इसमें पेश किया जाता है। और यहां ध्यान रखें, ये पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, पास फ्रॉम फुल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत, पास फ्रॉम फुल मेजोरिटी, इसको मेजोरिटी बोलते हैं, फुल मेजोरिटी। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि फुल मेजोरिटी क्या होती है, यहीं पर एग्जामिनर तंग करता है आपको। 2 मिनट रुक जाइए, देखिए, ये जो पूर्ण बहुमत होता है, ये क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 50%, टोटल, ठीक है ना, टोटल कुल सदस्य संख्या का 50%, इतना प्लस 1, ठीक है ना। इसमें यह नहीं होता है कभी भी सदन में उपस्थित सदस्यों के, नहीं, उपस्थित हो सकता है कहीं ना आए, कई वोट में भाग ना ले, ऐसा नहीं होगा। कुल सदस्य संख्या, जैसे हम पढ़ते हैं ना लोकसभा के संबंध में हम क्या कहते हैं, 545, ठीक है ना, निर्वाचित 545 नहीं है, 2 तो हटा दिया ना, एंग्लो इंडियन, माफी चाहूंगा मैं, 543 लोकसभा के संबंध में, ठीक है ना। आप एक अभी नाम सुनते होंगे, जादुई आंकड़ा 272, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए कितने सीटें चाहिए थी, 272, ठीक है ना, 272 चाहिए। तो 272 जो है ना, ये पूर्ण बहुमत है लोकसभा के लिए। अब राज्यसभा के लिए अलग से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ण बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का 50%, जबकि एक दूसरा होता है साधारण बहुमत, उसको हम क्या कहते हैं, सदन में उपस्थित कितने हैं। अब जैसे यदि इस क्लास की बात करें अपने,
महामूर्खों की टोली है, मतलब बैठी हुई नहीं है, वो फीस जमा करा रखी है, इतनी बड़ी फाइल है ये, आते नहीं। कोई 2 दिन आया, कोई 5 दिन आया, कोई 10 दिन आया, माँ बाप ने पैसे लगा दिए, उड़ा रहे हैं। अरे सर क्या करूं, बारिश होने लग गई थी, सर मुझे थोड़ा सा गांव जाना पड़ रहा है। हालांकि गांव के लोग बुलाते नहीं है, क्या क्या बुलाएंगे, कोई काम का तो है नहीं वो। टोटली टाइम वेस्ट, बिल्कुल। फिर कहते हैं सर क्या करें, मेहनत तो बहुत की थी। भाई चालू ही नहीं की थी, बहुत क्या की थी, स्टार्ट ही नहीं की थी। मेहनत करने वालों को तो चेहरा ही अलग होता है, वो तो बात ही अलग होती है, उनको और कुछ दिखता ही नहीं है, उनको और कुछ नहीं दिखता, वो मेहनत कर, उनको कोई मतलब नहीं होता है किसी चीज़ से, कौन क्या है कैसे है, कोई मतलब नहीं होता है, बहाने नहीं होते उनके पास। यहाँ पे बारिश होती थी तो जो लड़कियां थी भीग भीग के आती थी, लड़के कहते थे सर तेज हो रही है, क्या करूं, लड़कियां भीग के आती थी। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, फोटो में लगी हुई है उनकी, वहां पर सिलेक्ट हो गए। तो एक क्या होता है, अभी अपनों ने बात की, हमारी एक आस्था होती है, हम एक, हमारे मन में क्या होता है, नहीं यार हमें आज कुछ नया करना है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, उसके प्रति हम कितने ईमानदार हैं, क्योंकि खुद को ही पता लग जाएगा, खुद को पता लग जाएगा। मोबाइल में यूट्यूब पर जीके की क्लास देखते थे, एकदम से पता नहीं क्या निकल गया, उसके पीछे चल पड़े, और फिर पता लगा सारी रात गुजार दी उस पे। ऐसे थोड़ी होता है यार, मोबाइल वाला तो अपनी बात करेगा, वो कोई आपकी तैयारी के लिए थोड़ी है, वो कोई आपकी तैयारी के लिए थोड़ी है मोबाइल वाला। आपको तो छांटना है उसके अंदर, किसके पीछे जाना है, किसके पीछे नहीं जाना है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ये पूर्ण बहुमत में गड़बड़ी मत कर देना, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1, और साधारण बहुमत क्या होता है, उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1। अब उपस्थित तो देखो कितने ही हो सकते हैं, पूरी क्लास भरी हुई है, यदि फॉर्म देखें तो प्रेजेंट कितने का है, इतने ही, सिंपल सी बात है ये। और मजेदार बात बताऊं आपको, जो ये थोड़े टाइम पहले मेरे को उलाना दे रहे थे ना, सर छुट्टी बहुत हो रही है, वो ही नहीं आए, वो ही नहीं आए। वो एक दिन लगा हुआ था ना इधर ऐसे ऐसे करके, वो नहीं आया, वो 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। और जो आराम से पढ़े लिखे, हाँ सर ठीक है बारिश हो रही है, कोई बात नहीं सर रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो गया सर थैंक यू, और वो आगे। अब हम भी टीचर हैं, थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं, हालांकि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन हमें पता लग जाता है पूत के पांव पालने में। ऐसे मत किया करो, मत किया करो, और डरो मत किसी से, कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मेरी फाइल देख लीजिए आप, यदि फाइल वाले सारे आ जाए तो मुझे एडमिशन बंद करना पड़े, एडमिशन बंद करना पड़े, इतनी मोटी फाइल है, वो हम रखी हुई पड़ी है, जाते हुए देखते जाना उससे, ये चीजें। लेकिन आते नहीं है, हम भी खुश होते हैं, बढ़िया है नए बच्चों को एडमिशन देंगे, अब क्या करें, कुछ तो फायदा लें उससे। तो बेटा ऐसे नहीं करना, जब भी आपके दिमाग में कोई गलत बात आए ना, आप अपने माता पिता का ध्यान रखना, सबसे बड़ी पावर वो होते हैं, उनका चेहरा देख लेना, भाई आप उनके पसीने की कमाई को व्यर्थ कर रहे हो, अपमान कर रहे हो उसका, आपका पैसा नहीं है वो, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता लगेगा आपको। पता नहीं कहां से लाए, पता नहीं कौन सी चीज जो उनको लानी थी और उन्होंने उसको छोड़ दिया कि नहीं ये नहीं लानी, पहले बच्चे की फीस जमा कराएंगे। पता नहीं कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा उनका इच्छा थी जो उन्होंने मार दी, और आप लोग आते नहीं हो, वो गलत हो जाता है। ध्यान रखना, तो थोड़ा सा ना अपने आप मोटिवेशन अपने पास रखा करो, जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये पूर्ण बहुमत मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि गड़बड़ी करेगा तो यहां करेगा, आपको धीरे से लिख देगा साधारण बहुमत से पारित, वो गलत हो जाएगा, पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए, अब यहां आगे कोई बहुमत नहीं है। यदि ये लोकसभा में गया और यदि लोकसभा सहमत नहीं हुई
और सहमत हो गई, बस कोई मतदान वगैरह नहीं, सहमति चाहिए, समझे ना, यस एंड नो। ये यदि सहमत नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र नहीं देता है, और हो गई तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र मतलब रिजाइन देता है। बस इतनी सी कहानी है। इसमें दो चीजें की पॉइंट है, वो यही कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रपोजल पेश किया जाएगा, जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा, वो केवल राज्यसभा पेश करेगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी, पूर्ण बहुमत से पारित करना पड़ेगा, और पूर्ण बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1। एक साधारण बहुमत होता है, वो आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा, एक साधारण बहुमत भी होता है, प्रभावी बहुमत भी होता है, वो आगे चलकर हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी इसी के बारे में। साधारण बहुमत होता है सदन में उपस्थित सदस्य संख्या जितने प्रेजेंट है का 50%, बस इतना सा फर्क होता है। उतार लीजिए इसको, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये जरूर आएगा, ध्यान रखना ये। नहीं नहीं नहीं, ये पहले से ही है, अभी इतनी चर्चा नहीं हो रही है अभी। हाँ, अभी नहीं नहीं, अभी उपराष्ट्रपति ही है, अभी नहीं। मतदान होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया चलेगी। जब ये प्रक्रिया चलेगी ना, तो हर दिन हाईलाइट रहेगा, ये आपको अपने आप पता लग जाएगा ये प्रोसेस चल रहा है, ये है। लेकिन ये बात आना ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सारी बातें बता दी है यहाँ पर, जो एग्जाम में पहले आई हुई है, 67 एग्जाम में आया हुआ है ये। चले आइए, तो 67 को समझ गए होंगे आप। अब आइए, जल्दी जल्दी एक काम करो, ऐसे लिखो, भारत के उपराष्ट्रपति, जल्दी जल्दी करो, भारत के उपराष्ट्रपति। आइए, सबसे पहले लिखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रहे, मैं क्रम से बता रहा हूं, और मैं जैसे कहूं वैसे लिखना है, आपने अपने हिसाब से नहीं, ऐसे लाइनों में ऐसे लिखना है, ठीक है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये क्रम है, क्रम पूछा जाता है आपसे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए। 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति।
दूसरे हैं जाकिर हुसैन, तीसरे हैं वीवी गिरी, चौथे हैं गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवें हैं बीडी जत्ती, नाम है ये बीडी जत्ती, छठे हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, सातवें हैं आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, आठवें हैं शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, हो गया। नौवें हैं के आर नारायण, के आर नारायण, दसवें हैं कृष्णकांत, ग्यारहवें हैं भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, बारहवें हैं हामिद अंसारी, दो बार उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति, दो बार उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति, वेंकैया नायडू, नेक्स्ट जगदीप धनखड़, ये झुंझुनू राजस्थान से संबंधित है। ये झुंझुनू राजस्थान से संबंधित है ये, ठीक है। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू टेन्योर, कार्यकाल की दृष्टि से कौन से नंबर के हैं ये। दूसरा, अकॉर्डिंग टू पर्सन, व्यक्तियों की दृष्टि से कौन से हैं ये। यदि कार्यकाल की दृष्टि से देखोगे तो ये 16वें हैं, ध्यान रखना। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्व। और व्यक्तियों की दृष्टि से देखोगे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 कार्यकाल ले गए, हामिद अंसारी 2 कार्यकाल ले गए, मतलब 2 कार्यकाल को घटाना पड़ेगा इसके अंदर। तो व्यक्तियों की दृष्टि से कितने हो जाएंगे, ये देखो क्लियर भी हो रहा है, 14वें है ये, ठीक है ना। अब देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के संबंध में ज्यादा पूछते हैं, इसमें थोड़ा कम पूछते हैं। यदि मैं कहूं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो राष्ट्रपति होगा। उसमें पूछ लेते हैं कि कौन राष्ट्रपति रहे नहीं रहे, राष्ट्रपतियों को क्रम से व्यवस्थित करो, इसमें थोड़े कम चांस है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आ नहीं सकता। तो आपको थोड़ा सा ये लिस्ट पता होनी चाहिए। बाई चांस लिस्ट पता ना हो तो इस पे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है, भारत के वह कौन से उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बने।
भारत के उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने। तो जो मैंने आपको ये रेड कलर में लिखाए हैं ना, ये राष्ट्रपति नहीं बने हैं, और जो मैंने आपको ये ब्लू कलर के अंदर लिखाए हैं ये उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति बने थे। जैसे ये एस राधाकृष्णन, ये भी राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर है ना, आप जो ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसको इस तरीके से कर लो, ऐसे, ठीक है। एक नीचे वो इधर वाला भी है KR नारायण, उसके लिए भी आप ऐसे कर लेना। ये बाद में राष्ट्रपति भी बने, ये बाद में राष्ट्रपति भी बने, ऐसे बनते हैं ये। निकाल लो कहीं से लाइन, और तो क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बेटा, बहुत आसान चीजें होती है, टफ नहीं होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसके अंदर पढ़ना क्या है, बस यही होता है और कुछ नहीं है। और लिखा किताबों में भी है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। किताबों में इसके आगे कार्यकाल भी लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ना। आप तो ये जैसे बता दिया, लिस्ट याद रख लो, ना याद रखो तो ये 2-3 नाम लिख दोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया जी आपका उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी जो चर्चा में रहा था उसको हमने पूर्ण रूप से इसको विस्तार दे दिया है, और इस पे क्वेश्चन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ठीक, चलिए।